हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अधिगम के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अधिगम का ये जो सिद्धांत है ये रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने दिया था। ये शरीर विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। शरीर विज्ञान का मतलब होता है बायो, एक तरह से। वे जब पाचन तंत्र पर अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने कुत्तों की शरीर क्रिया पर अध्ययन किया। इसी अध्ययन करते समय उन्होंने सुप्रसिद्ध प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा। प्राचीन अनुबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग। इस सिद्धांत के लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला गया। इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। प्रश्न आएगा, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और वास्तव में ये सिद्धांत देने के कारण से ही पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिकल क्षेत्र के अंदर मिला था इनको। इससे पहले ये फिजियोलॉजी से जुड़े हुए थे और इन्होंने रूस की मेडिकल मिलिट्री एकेडमी के अंदर सेवाएं अपनी दी थी। अपने अंतिम दशकों में वे मनोविज्ञान पर निर्बाध रूप से चर्चा करते थे और उन्होंने सुप्रसिद्ध वेडनेसडे मीटिंग्स का आयोजन किया था और जिसमें वे अपने विचारों का संग्रह भी करते थे। वेडनेसडे मीटिंग्स होती क्या थी? साइकोलॉजी क्या है? बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, बहुत नया सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी के विभिन्न जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर और उन विचारधाराओं पर ये बेरोक-टोक ढंग से अपने बातें रखते थे और इनको कहते थे वे वेडनेसडे मीटिंग। और वेडनेसडे मीटिंग्स की जो मीटिंग्स में जो चर्चाएं होती थी उन चर्चाओं को इन्होंने संग्रह भी किया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न बनता है वो ये बनता है, देखिए, प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको अन्य नामों से किस नाम से जानते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और टाइप एस अनुबंधन। इसमें से ये दो तो है ही हैं आपके महत्वपूर्ण। तीसरा महत्वपूर्ण है ये अनुबंधित अनुक्रिया। चौथा महत्वपूर्ण है संबंध सहज क्रिया और नेक्स्ट है टाइप एस अनुबंधन। इन सभी के आप मोस्ट लगा लेना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आता, देखो, पावलोव ने प्रयोग क्या किया था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था। पावलोव जब शरीर क्रिया पर अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते खाली भोजन की प्लेट को देखते ही उनके मुंह में लार आ जाती है। अतः उन्होंने प्रयोग करने की सोचा। प्रयोग करने का सोचा क्यों? उन्होंने देखा कि बहुत से कुत्ते केवल प्लेट ले आए, प्लेट को देखते ही लार गिरने लग जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है, उनके अंदर ऐसा क्या आ रहा है। प्रयोग के पहले चरण के अंदर उन्होंने एक कुत्ते को एक शिकंजे में कस दिया, उसे कुछ समय के लिए इसी प्रकार रहने दिया। कई दिनों तक इस क्रिया को बार बार किया। किस क्रिया को बार बार किया? शिकंजे में कसने की क्रिया को। शिकंजे में कसने की क्रिया को क्यों? क्योंकि पहले सीखे तो सही शिकंजे में कसना, क्योंकि बहुत विरोध प्रदर्शित करते हैं पशु पक्षी इस चीज़ का। तो वह शिकंजे में कस के और काफ़ी दिनों तक शिकंजे में इसी तरह से बार बार रखा गया उसको। इसी दौरान शल्य क्रिया के द्वारा कुत्ते के जबड़े में एक नली को इस प्रकार से फिट कर दिया गया कि मुंह से निकलने वाली लार एक नली से होते हुए शीशे के मापक गिलास में एकत्रित हो जाए। देखिए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था। यहाँ पे मैं एक फोटो भी ले ली है इसकी। ये था उस कुत्ते का अरेंजमेंट। यहाँ पे ये जो है ये शिकंजा है, इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे इसको बांध दिया गया है, जकड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, कुत्ता का जो जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर यहाँ पे एक नली फिट कर दी गई है ऑपरेशन के द्वारा। और ये जो नली है यहाँ पर आके अपना ये जो गिलास है इस गिलास के अंदर रख दी गई है। जो भी लार बनेगी तो इसके अंदर एकत्रित हो जाएगी। ये अरेंजमेंट था पावलोव का। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या करता है। प्रयोग के दूसरे चरण में कुत्ते को भूखा रखने के पश्चात शिकंजे में कस दिया गया। अब क्या किया गया? कुत्ते को अब भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद में शिकंजे को कसा गया। नली का एक सिरा जबड़े में और दूसरा सिरा शीशे के जार में रखा गया। इसके बाद एक घंटी बजाई गई।
इसके बाद एक घंटी बजाई गई और उसके तुरंत बाद में उसे खाने के लिए मांस का चूर्ण दे दिया गया। खाने के लिए मांस का चूर्ण दिया गया, जिसको कुत्ता बहुत ज्यादा पसंद करता है। कुत्ते को भोजन करने दिया गया। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से हर बार घंटी की ध्वनि सुनाने के तुरंत बाद में मांस चूर्ण प्रदान करें। रोजाना के रोजाना जब भी भोजन देना हो, टिड़िन घंटी और फिर भोजन ये लीजिए तुरंत बाद में। तो बार बार डेली के डेली यही रूटीन चलने लग गया। अगले चरण में कई प्रयासों के पश्चात एक परीक्षण प्रयास किया गया। टेस्टिंग जो प्रयास है, ट्रायल है, वो ट्रायल किया गया। इसमें हर प्रक्रिया पहले की तरह ही थी, लेकिन इस प्रयास में कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया, मांस का चूर्ण नहीं दिया गया, घंटी तो बजाई गई। कुत्ता मांस चूर्ण की प्राप्ति की आशा में घंटी की ध्वनि सुनने के बाद भी लार टपकाता रहा, क्योंकि घंटे के साथ भोजन का संबंध था। ये चीज है, ये एक्सपेरिमेंट था एक्चुअल के अंदर। मांस चूर्ण की प्राप्ति के अंदर घंटी की ध्वनि सुनने के पश्चात भी वो क्या करता रहा, लार टपकाता रहा। प्राप्त लार की मापने पर वह जो मात्रा थी वो पूर्व के प्रयासों के बराबर ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अंदर रिएक्शन डेवलप हुई थी वो घंटी की ध्वनि से वही रिएक्शन हुई थी जो कि मांस के चूर्ण को देख के होती थी। घंटी और भोजन के बीच इस साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लाव के स्राव के रूप में प्रदर्शित की गई अनुक्रिया है, जिसे अनुबंधन कहा जाता है। मतलब ये जो बॉन्डिंग हुई है, इसे अनुबंधन कहते हैं। इस प्रयोग के बाद अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गजब की है और यहीं से प्रश्न उठेगा आपका। मैंने आपको जब थॉर्नडाइक वगैरह पढ़ाया था तो भी मैं, चाहे से थॉर्नडाइक पढ़ाया हुआ हो या कोई भी और चीज़ पढ़ाई हो, तो मैंने आपको बताया था अनुक्रिया क्या होती है, अनुबंधन क्या होती है, उद्दीपक क्या होता है। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन आपको वो जो टर्मिनोलॉजी है वो समझने का दिन है। तो देखिए सबसे पहले उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक वातावरणीय या मानसिक घटक होता है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित या संचालित कर देता है। यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। वो चीज जो कोई भी प्राणी हो, जीवित प्राणी को क्रिया करने के लिए क्या कर दे, संचालित कर दे, वो उसके लिए उद्दीपक हो जाएगा। जैसे भैंस है, हरा चारा देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ती है तो वो उद्दीपक है। आप है, मिठाइयाँ देखते ही टूट पड़ते हो तो ये आपके लिए उद्दीपक हो गया। और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मानसिक घटक कैसे होते हैं। जैसे कोई टीवी का सीरियल आ रहा है, जैसे आपका पसंदीदा टीवी सीरियल है, तो आपके कानों के अंदर आवाज जाते ही आपके अंदर तुरंत रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको संचालित कर देता है कि जाके मैं टीवी देखूं, तो ये आपके लिए उद्दीपक हो गया। अब दूसरी आती है अनुक्रिया। अनुक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पॉन्स, उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस। याद रखिएगा, अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं। उद्दीपक के प्रति की जाने वाली प्राणी की क्रिया या फिर प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन अनुक्रिया कहलाती है। अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया से भिन्न होती है। तो अनुक्रिया क्या होती है, या तो उद्दीपक के प्रति कुछ करे आदमी और या फिर व्यवहार में उसके परिवर्तन आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी सीरियल आ रहा है टीवी के अंदर, और जैसे आपको पता चला कि हाँ टीवी सीरियल आ गया, तो या तो आप जाके देखेंगे, और अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने मना कर दिया कि टीवी सीरियल नहीं देखना है, तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। आप विद्रोह प्रदर्शित करेंगे, मन नहीं लगेगा आपका किसी दूसरे काम के अंदर। तो ये व्यवहारगत परिवर्तन हो गया कि मैं टीवी जाके देखूं। तो ये हो गई अनुक्रिया। व्यवहार का परिवर्तन भी अनुक्रिया कहलाता है। अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया से अलग होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में मैंने काफी बार आपको बता दिया है। अगर आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे होंगे तो दोबारा से देख लीजिएगा, एक बार बता देता हूं। प्रतिवर्त या फिर प्रतिवर्ती क्रिया, इनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं भाई। स्वचालित रूप से होती हैं। स्वचालित रूप का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे अगर आपका पैर कांटे पर गिरता है तो आप तुरंत पैर हटा लेते हैं। इसी प्रकार से तेज रोशनी अचानक आंखों पर गिरती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया है। आप किसी प्लेट में स्वादिष्ट भोजन देखते तो आपको वह खाने का मन करता है और आपके मुंह में लार आ जाती है और आप उसे खाने जैसा महसूस करते हैं, टेस्ट सा आ जाता है। ये भी एक अनुक्रिया है। अनुबंधन,
उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे अनुबंधन कहते हैं। ये एक उद्दीपक है और ये आपकी क्रिया है, एक्शन है। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसे अनुबंधन कहते हैं। दोनों के बीच की चीज होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टीवी है और आप जाके टीवी देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में अनुबंधन पाया गया तो इसे कह देंगे अनुबंधन। इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया गया इसे कह देंगे अनुबंधन। सपोज कीजिए कि एक आदमी है जिसने कभी टीवी सीरियल नहीं देखा, तो उसकी कोई भी एक्शन भी नहीं होगी। हो सकता है एक्शन हो चाहे से ना हो, लेकिन टीवी सीरियल से उसकी अनुक्रिया का कोई बॉन्ड नहीं होगा, बंध नहीं होगा कि वो उसके बिना रह नहीं पाए। तो उन दोनों के बीच में कोई भी अनुबंधन नहीं पाया जाएगा उस आदमी के लिए जिसके लिए वो टीवी सीरियल को मायने नहीं रखता। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए उद्दीपक, अनुक्रिया और अनुबंधन, ये तीन चीजें हैं। इनके प्रकार क्या हैं? सबसे पहले आता है उद्दीपकों के प्रकार। मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो सबसे पहले प्राकृतिक उद्दीपक को देखते हैं, जिसको परीक्षा में आता है तो आपका नाम लिख के आएगा अनुबंधित उद्दीपक, इस तरह का शब्द देगा। लेकिन याद रखिएगा अंग्रेजी यही रहेगी, अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको बोलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट। प्राकृतिक उद्दीपक को यूएस कहते हैं। वह उद्दीपक जो स्वतंत्र हो एवं जिसके कारण अनुक्रिया होती हो उस उद्दीपक को स्वतंत्र उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। मैं ज्यादातर स्वाभाविक उद्दीपक काम में लूंगा। जैसे मांस का चूर्ण है, कुत्ता मांस का चूर्ण को देख के वो लार टपकाता है क्योंकि वो नेचुरल स्टिमुलस है उसके लिए। अनकंडीशन यूआर है, यूएस है। फिर दूसरा आता है अनुबंधित या कृत्रिम उद्दीपक। वह उद्दीपक जो अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक की सूचना देता है एवं इस उद्दीपक की सहायता से भी अनुक्रिया संपन्न होती है, अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। वह उद्दीपक जो स्वाभाविक की सूचना देता है और खुद भी क्या करवा लेता है, एक्शन करवा लेता है, उसे कृत्रिम उद्दीपक कहते हैं। जो स्वाभाविक उद्दीपक की सूचना देता है उसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। उपरोक्त कुत्ते के प्रयोग में भोजन तो है अनुबंधित अर्थात प्राकृतिक, और घंटी अनुबंधित उद्दीपक है। क्यों है? घंटी भी क्या है, वही काम कर रही है जो भोजन कर रहा है। लार का आना है वो घंटी द्वारा हो रहा है, तो घंटी द्वारा भी वही काम हो जो कि भोजन द्वारा हो, तो घंटी अनुबंधित हो जाएगी। मुझे लगता है बिल्कुल समझ में क्लियर हो गया होगा। इसको सीएस कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस। अब देखिए और एग्जाम्पल है इसमें, जब हॉस्टल की घंटी बजती है तो बच्चों को खाना मिलने की सूचना प्राप्त मिलती है। तो हॉस्टल की जो घंटी है वो क्या हो गई, सीएस हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस हो गई। जब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब किसी स्कूटर की आवाज़ आती है तो बच्चा पिताजी के द्वारा टॉफी लाने की सूचना मिलती है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो दादाजी या पिताजी के घर स्कूटर की या बाइक की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ लगा देते हैं। क्यों दौड़ लगा देते हैं? केवल स्कूटर की आवाज़ उनको कैसे खींच लाती है, एक्शन करवाने के लिए क्यों बाधित कर देती है। वास्तव में बच्चों को ऐसे उम्मीद होती है कुछ ना कुछ मेरे लिए टॉफ़ी वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह पापा लाए होंगे, तो दौड़ लगा देते हैं। तो केवल स्कूटर क्या, अब वो उन्होंने टॉफ़ी को तो नहीं देखा, उन्होंने पिताजी को भी नहीं देखा, लेकिन दिमाग के अंदर ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ बंधी हुई है। वो जो भी काम कर रहा होगा उसको छोड़ के भगेगा। नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया, इसको यूआर कहते हैं, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनुबंधित अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, किसी अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाना, कांटे पर पैर गिरते तुरंत हटा लेना, सांप को देखते डर जाना, ये सारी की सारी अनुबंधित है। इनके अंदर अनुबंधन का कोई मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिक होंगी ही होंगी। फिर आती है अनुबंधित अनुक्रिया, सीआर। यूआर के बाद में आता है सीआर। स्वतंत्र उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुबंधित उद्दीपक के कारण उत्पन्न होने वाली क्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात कृत्रिम उद्दीपक के कारण जो क्रिया होती है उसे कृत्रिम अनुक्रिया कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण के अंदर कुत्ते को मांस चूर्ण दिखाया जाता है, उसे देखकर मुंह में आई हुई लार अनुबंधित अनुक्रिया है। लेकिन कुछ समय पश्चात केवल घंटे की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में आने वाली लार अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है।
प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पावलाव के प्रयोग के अंदर निम्न में से घंटी की आवाज़ सुनकर लार का आ जाना किस प्रकार की अनुक्रिया है, तो वो हो जाएगी कंडीशनड रेस्पॉन्स, CR, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति में अनुबंधित अनुक्रिया के कारण अनुबंधन को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। ये जो अनुबंधन है ये प्राचीन अनुबंधन कहलाता है। इसमें एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दिखाता है। अब देखिए अनुबंधित अनुक्रिया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है। अनुबंधित अनुक्रिया अस्थायी और अस्थिर होती है, परमानेंट नहीं होती है। जो कृत्रिम जो अनुक्रिया होती है, अटैच्ड जो होती है, वो क्या होती है, अस्थिर और अस्थायी होती है। कुछ समय बाद अनुबंधित अनुक्रिया का प्रभाव घटने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उपयोग नहीं होने पर अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, इसे विलोपन कहते हैं। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में आसानी से स्थापित हो जाती है, अर्थात कमजोर दिमाग के व्यक्ति अनुबंधित अनुक्रियाओं का यूज ज़्यादा करते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया विशिष्ट होती है, स्पेशल होती है, अर्थात संबंधित उद्दीपक से पैदा होती है, अन्य उद्दीपक पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, मिलते जुलतों का तो पड़ता है, जो आगे आपको पढ़ाएंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो अनुबंधित अनुक्रिया किसी स्पेशल के प्रति स्पेशल रिएक्शन होती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब देखिए यहाँ पे ये इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से प्रश्न उठ जाता है। इसको मैंने कॉन्क्लूज करके लिख दिया यहाँ पे। अनुबंधन का चरण है, 3 चरण है, अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन के समय और अनुबंधन के पश्चात। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक चीज़ वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो रेक्टिफाई नहीं हो पाई। सबसे पहले देखते हैं अनुबंधन से पूर्व, एक तो था भोजन और एक था घंटी की ध्वनि। तो अनुक्रिया की प्रकृति, एक तो है अनुबंधन का चरण, दूसरा है अनुबंधन की उद्दीपक की प्रकृति और तीसरा है अनुक्रिया की प्रकृति। तो भोजन से पूर्व, अनुबंधन से पूर्व जो भोजन था वो US था और लार भी क्या थी, UR थी। ये भी प्राकृतिक था और ये भी प्राकृतिक थी। घंटी की ध्वनि थी वो चौंक, उससे चौंका, अनुक्रिया क्या हुई, चौंका। चौंक का मतलब होता है अचानक देखा बच्चा, मतलब वो जिसे कहते हैं कुत्ता, अपने कानों को हिलाया। चौंकना जो प्रवृत्ति है वो कोई विशेष अनुक्रिया नहीं है। तो घंटी की ध्वनि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अनुबंधन के समय जब बॉन्डिंग हो रही थी डेवलप, उस टाइम में घंटी की ध्वनि तो CS कहलाएगी और भोजन US कहलाएगा। तो अनुबंधन के समय अगर प्रश्न आ जाता है, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है घुमा के, अनुबंधन के समय घंटी की ध्वनि क्या थी, कोई विशेष नहीं थी, प्राकृतिक थी, अनुबंधित थी। तो यहाँ पर अनुबंधित आ जाएगा। अनुबंधन से पूर्व घंटी की ध्वनि कुत्ते के लिए क्या थी, कुछ भी नहीं थी। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, याद रखिएगा। और वहाँ पर लार का स्राव होता है, UR है। अब अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि क्या है, CS, और लार का स्राव क्या है, ये भी CR है। यहाँ पे UR को आप काट कर CR लिख देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको बता दिया हूँ, कहीं आपके नोट्स भी अगर ये PDF मिल जाती है आपको, तो यहाँ पे CR लिख दीजिएगा, कहीं फिर आप करेंगे कि सर गलत बता दिया। तो ये था अनुबंधन के बाद में घंटी की ध्वनि CS है और लार का श्रावण CR है, अर्थात अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम से और भी ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा। बिफोर कंडीशनिंग, ये US है, ये मांस का चूर्ण है, US है, और यहाँ पर लार का आना, ये जो लार टपक रही है ये UR है। कंडीशनिंग से पहले ये जो स्टिमुलस है घंटी की ध्वनि, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, NS कहते हैं इसको, न्यूट्रल। इससे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, नो रिएक्शन, नो सेल्वेशन, मतलब इसके अंदर लार नहीं आती है, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, याद रखना। फिर कंडीशनिंग के समय, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होती है, ये CS, ये US, और ये लार का आना UR, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और ये लीजिए आप आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगी, घंटी की ध्वनि है वो CS और लार का आना CR, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो ये जो चित्र है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्राचीन अनुबंधन के उदाहरण लेके आया हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न इसी तरह के मिलते जुलते उदाहरण आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको आप उतार लीजिएगा। मान लीजिए आपने खाना खा लिया है, खाना खा चुके हैं, पेट पूरी तरह से भर गया है, आपने देखा कि बगल वाली टेबल पर आपकी पसंद की मिठाई रखी हुई है। यह देखकर आपके मुंह के अंदर लार का स्राव प्रारंभ हो जाता है और आप मिठाई खाने जैसा महसूस करते हैं। यह अनुबंधित अनुक्रिया है। उस मिठाई को खाने जैसा सा महसूस होता है, जैसे रसगुल्ला रखा हुआ था या गुलाब जामुन रखा हुआ है और आपको वो बहुत पसंद है, तो आप खाने की टेबल के ऊपर वो रखा हुआ है दूर, तो आप देखते ही आपके अंदर इस तरह की अनुक्रिया होती है, आप खाने जैसा महसूस करते हैं उसे। दूसरा है, यदि कोई शिशु के हाथ में कोई गुब्बारा है और वह अचानक फट जाता है तो शिशु डर जाता है और वह रोने लगता है। अगली बार जब उसे गुब्बारा दिखाया जाता है तो वह गुब्बारे को देखकर डरने लग जाता है और रोने लगता है। यह भी एक अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण है। इस उदाहरण के अंदर गुब्बारा एक स्वाभाविक उद्दीपक है और फटने से हुई तेज आवाज एक अनुबंधित उद्दीपक है। ये प्रश्न अगर दे देता है तो इस तरह से ये का यही छापेगा एग्जाम्पल, और उसमें पूछेगा कि इसके अंदर गुब्बारा क्या है और इसी तरह से कहेगा फटने की तेज आवाज क्या है, या ये फिर ये पूछ सकता है कि इसके अंदर अनुबंधित अनुक्रिया क्या है या अनुबंधित उद्दीपक क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि गुब्बारा एक स्वाभाविक उद्दीपक है और फटने से हुई तेज आवाज है वो एक अनुबंधित उद्दीपक है, और बच्चा जैसे ही गुब्बारे को देखता है तो देखते ही रोने लग जाना या डर प्रदर्शित करना ये अनुबंधित अनुक्रिया है। ये अनुबंधित अनुक्रिया का है, इसका मतलब है CR है। ये CR मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है, आपकी परीक्षा में आ सकता है ये। अब ये एक एग्जाम्पल एक और है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप मोस्ट लगा लेना। ये एग्जाम्पल है, मैंने छांटे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनाए हैं, आप याद रखिएगा इनको। बालक को सुबह उठाने आई माँ के आवाज़ देने पर बालक का उठ जाना स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जैसे ही माता आती है और कहते हैं बेटा स्कूल में जाना है, उठ जा, तो बालक उठ जाता है, तो ये क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब इसी प्रक्रिया में यदि माँ पहले बल्ब जलाती है और फिर उठाती है, बार बार बल्ब जलाकर बच्चे को उठाने के पश्चात यदि बच्चा केवल बल्ब के स्विच की आवाज के पश्चात ही उठ जाता है तो यह अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया हुई। समझ गए होंगे। माता आती है, डेली के डेली स्विच को ऑन करती है, स्विच का ऑन करने के बाद में उठाती है, तो बहुत दिनों बाद में केवल और केवल स्विच की आवाज, स्विच को दबाने मात्र से बच्चा उठ गया है या बच्चे के अंदर हलचल हो गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे अनुबंधित अनुक्रिया हो चुकी है, अनुबंधन हो चुका है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ये भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसी तरह से ट्रेनिंग होती है। यदि एक सर्कस में किसी शेर के चाबुक मारने पर वह पिंजरे में चला जाता है तो यह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। चाबुक मारा और पिंजरे में चला गया तो क्या हुआ? डर के मारे जाता है। लेकिन इसी क्रम में चाबुक मारने से पूर्व भौंपू की आवाज सुनाई जाती है और फिर चाबुक मारा है, वही कुत्ते की तरह। कुत्ते को पहले घंटी की आवाज और फिर भोजन। इसी तरह से चाबुक मारने से पहले भौंपू की आवाज और फिर चाबुक मारा जाता है, फिर वो अंदर जाता है। अगली बार केवल भौंपू की आवाज सुनकर ही शेर पिंजरे की ओर चला जाता है, तो यह प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण हुआ या फिर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया हुई। तो ये मुझे लगता है इन 3-4 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अधिकांश अतार्किक भय, इसको भी मोस्ट लगा लेना। अधिकांश अतार्किक भय या फिर जिसको फोबिया आप कहते हैं, फोबिया प्राचीन अनुबंधन के कारण ही होते हैं। जैसे किसी को बिजली के डर से आवाज़ लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो ये प्राचीन अनुबंधन के कारण से होते हैं। अब आता है प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, इसको मोस्ट लगा लेना। रीट 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होगी आपकी, उसके अंदर यहीं से प्रश्न आने वाला है, याद रखिएगा। प्राचीन अनुबंधन में कितनी मजबूती से अनुक्रिया हुई है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि
अनुबंधित अनुक्रिया यूं ही हो जाती है। बहुत से फैक्टर होते हैं, उनमें से 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं? उद्दीपकों के बीच में समय संबंध, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपकों का प्रकार, अर्थात प्राकृतिक उद्दीपक किस प्रकार का है। मान लीजिए ऐसा प्राकृतिक उद्दीपक है जो किसी के लिए उद्दीपक हो ही ना। सपोज कीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है और किसी को पसंद है ही नहीं, तो उसके लिए तो वो प्राकृतिक उद्दीपक उद्दीपक नहीं हुआ ना। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और तीसरी जो चीज है वो आती है अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता से, कितना तेज वो उद्दीपक दिया जाता है। तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। अब इनको एक एक को डिटेल में समझाया है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है आपकी बार 2021 के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा डेफिनेटली। तो देखिए पहला कारक अपन पढ़ते हैं, उद्दीपकों के बीच में संबंध, समय संबंध। अनुबंधन 2 प्रकार का होता है समय की दृष्टि से, अग्रवर्ती और पश्चगामी। अग्रवर्ती अनुबंधन को कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग, पश्चगामी अनुबंधन को कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। अब इनमें से भी अग्रवर्ती अनुबंधन है ये 3 प्रकार का होता है। टोटल 4 प्रकार के हो गए। अग्रवर्ती तो 3 प्रकार का और एक पश्चगामी, टोटल मिला के 4 प्रकार के हो गए एक तरह से आपको। तो पहला जो अग्रवर्ती होता है उसे कहते हैं सहकालिक, दूसरा है विलंबित, तीसरा है अवशेष। 3 प्रकार के होते हैं अग्रवर्ती भी, इसमें से विलंबित है, इसको मोस्ट लगा लेना, यही आपके प्रश्न है। यहां से प्रश्न आ भी चुका है और दोबारा से आ सकता है, विलंबित अनुबंधन। तो इनको क्या होता है, कभी कभी अंग्रेजी चेंज, इसकी हिंदी चेंज कर देता है, अंग्रेजी को याद रखना। सहकाली को कहते हैं साइमल्टेनियस, सहकाली को कहेंगे साइमल्टेनियस। विलंबित को कहेंगे डिलेड, तो अंग्रेजी याद रखना डिलेड। डिलेड कंडीशनिंग जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग होती है वो विलंबित अनुबंधन होता है। फिर आता है अवशेष जिसको कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। अब एक एक को देखते हैं। देखो, जब अनुबंधित और स्वाभाविक उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाएं तो इसे सहकालिक कहते हैं। नाम से ही पता चलता है सहकाल, साथ साथ जो समय, अर्थात स्वाभाविक और कृत्रिम। अनुबंधित को कृत्रिम भी कहते हैं, तो स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों साथ साथ दिए जाएं तो उसे कहेंगे सहकालिक अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन, इस प्रकार के अनुबंधन में कृत्रिम अनुबंधन का प्रारंभ स्वाभाविक अनुबंधन के स्वाभाविक उद्दीपक से पहले हो जाता है और अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी स्वाभाविक उद्दीपक से पहले होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कृत्रिम है, कृत्रिम का प्रारंभ भी पहले होगा और कृत्रिम खत्म भी पहले होगा। स्वाभाविक बाद में शुरू होगा और स्वाभाविक का अंत भी उसके बाद में होगा। अवशेष अनुबंधन, इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ तथा अंत स्वाभाविक उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ अंतराल होता है। कुछ अंतराल का मतलब, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंदर कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये विलंबित जो अनुबंधन है ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी अनुक्रिया इतनी लंबी है, इस विलंबित अनुबंधन का स्टार्ट इस उद्दीपक को यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा और यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। मुझे लगता है अनुक्रिया आपकी यहाँ तक चली है। अब देखिए दूसरी आती है अवशेष अनुबंधन, वही आपकी अनुक्रिया है इतनी बड़ी, इस अवशेष अनुबंधन को यहाँ शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ पे अंत कर दिया जाएगा। अनुक्रिया यहाँ तक चली, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक तो यहाँ पर रहा और इसको थोड़ा सा पहले अनुबंधित उद्दीपक को यहाँ पे खत्म किया गया। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, आप बच्चे खाना खा रहे हैं, तो बच्चों के खाना खाने से पूर्व घंटी बजाना और घंटी बजाने के बाद में जस्ट बाद में क्या करना, भोजन देना, तो ये अवशेष हो गया, विलंबित हो गया। लेकिन सपोज कीजिए किसी हॉस्टल के अंदर खाना दिया जाता है, ज़्यादातर आर्मी की कैंटीन्स में ऐसा होता है, खाना दिया जाता है तो स्लो मोशन के अंदर गाना सुनाया जाता है। अब जैसे ही गाना खत्म होता है या फिर डीजे सिस्टम को ऑफ करते हैं स्लो मोशन वाले को, तो सब जो आर्मी की कैंटीन में जो भी खाना खा रहा हो तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इट्स टाइम टू मूव, तो वो बिल्कुल समाप्त करके और आ जाते हैं भोजन को। तो भोजन से जस्ट पहले गाने को ख़त्म कर देना, ये सूचना मिल जाती है सबको कि हाँ भाई अब छोड़ो प्लेट्स। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो भंडारे होते हैं इनके अंदर यदि कोई
बाबा जी जीमते हैं तो बाबा जी क्या करते हैं, एक आवाज़ लगाते हैं जय श्री राम और खाना स्टार्ट, और फिर लास्ट में जब आवाज़ आती है जय श्री राम तो सब के सब बाबा जी उठ के चले जाते हैं। तो ये अवशेष अनुबंधन का उदाहरण हुआ। समांतराल का मतलब थोड़ा सा समांतराल होता है। पश्चिमगामी अनुबंधन, इस प्रकार के अनुबंधन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अनुमोदन नहीं अनुबंधन है। अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू हो जाता है। पहले शुरू नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाद में शुरू होता है। पश्चिमगामी अनुबंधन में क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक का प्रारंभ, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सोचा अनुबंधित उद्दीपक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले हो जाता है, अनुबंधित उद्दीपक बाद में दिया जाता है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, इसको गलत मत कर लेना। तो इन सब में तो क्या किया जाता था, ऊपर के तीनों में तो क्या किया जाता, अनुबंधित उद्दीपक पहले शुरू दिया जाता था, और इसमें क्या किया जाता, अनुबंधित उद्दीपक को बाद में दिया जाता। अब देखिए, प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा आप। सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है, विलंबित अनुबंधन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलेड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कौन सी है, डिलेड। परीक्षा में यही आएगा, इसको मोस्ट भी लगा लेना। सहकालिक और अवशेष अनुबंधन की प्रक्रियाएं भी ठीक हैं, लेकिन इन विधियों में विलंबित अनुबंधन की अपेक्षा अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। पश्चिमगामी अनुबंधन सबसे क्षीण प्रकार का अनुबंधन होता है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग कोई अनुबंधन नहीं देती है। अब देखिए, स्वाभाविक उद्दीपकों का प्रकार, जो नेचुरल अनकंडीशनड स्टिमुलस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, आपकी अनुक्रिया को या अनुबंधन को प्रभावित करते हैं, प्राचीन अनुबंधन को। तो ये किसके कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो ये देख लीजिए, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। स्वाभाविक उद्दीपक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रवृत्त्यात्मक, जिसे एपिटेविट कहते हैं, और दूसरा आता है विमुखी, जिसे कहते हैं अवर्सिव कहते हैं। तो प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी कहते हैं। तो प्रवृत्त्यात्मक स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होता है, वह उद्दीपक जो स्वतः और सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है। इन अनुक्रियाओं से संतोष प्राप्त होता है। ऐसा उद्दीपक, ऐसा प्राकृतिक उद्दीपक जो आपको संतोष दे, जैसे खाने के अंदर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हों, आपको मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है, खाना पीना, शर्माना, दुलारना, ये सभी प्रवृत्त्यात्मक स्वाभाविक उद्दीपक हैं, अर्थात जो पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। दूसरा आता है विमुखी स्वाभाविक उद्दीपक। पीड़ादायी या नुकसानदायक या क्षतिकारक जो होते हैं, वे विमुखी स्वाभाविक उद्दीपक कहलाते हैं। यह परिहार या पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। इनसे छुटकारा चाहता है मनुष्य, जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत का आघात, कांटा का चुभना, ये सारे के सारे विमुखी स्वाभाविक उद्दीपक हैं। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से उठेगा, ये प्रश्न है, प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन की अपेक्षाकृत धीमा होता है और इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों से स्थापित हो जाता है। इसका मतलब जो पीड़ादायक प्राकृतिक उद्दीपक हैं, उनकी उपस्थिति में 2-3 प्रयासों से ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अर्थात आप बच्चे को पीटते हैं तो 2-3 प्रयासों के बाद में ही वो क्रिया करता है जो आप चाहते हैं। तो प्राकृतिक उद्दीपक किस प्रकार का होना चाहिए, विमुखी प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिससे जल्दी मिल जाती है अनुक्रिया। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि दंड जो है वो गलत है। दंड है वो अनुक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, सही अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए दंड का परिहार होना चाहिए। आगे बताएंगे आपको, जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ाएंगे स्किनर, तो उसमें और डिटेल में पढ़ाएंगे इस चीज को। यह विमुखी अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता के कारण होता है। अर्थात विमुखी स्वाभाविक उद्दीपक जितना तेज होगा, अनुक्रिया भी उतनी तीव्र होगी और अनुबंधन भी तीव्रता से स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, आप इस प्रश्न को गलत करके आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इस प्रश्न को आप मेरे से पढ़ लिए हैं तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही करके आना है। विमुखी जो
प्राकृतिक उद्दीपक है, विमुखी नेचुरल जो स्टिमुलस है, इस प्रकार के प्राकृतिक उद्दीपक से तुरंत अनुबंधन हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य शब्दों में प्रसन्नतादायक उद्दीपकों के बजाय पीड़ादायक उद्दीपकों में अनुबंधन तीव्र गति से प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरा जो मेजर फैक्टर होता है, तीसरा वो है अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। ये भी क्या होती है, किसको प्रभावित करती है, अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने में उतना ही कम समय लगेगा। अर्थात अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक होता है, जैसे मतलब घंटे की जो ध्वनि है वो अगर तेज होगी, जितनी ज़्यादा तेज होगी उतना ही जल्दी बॉन्डिंग प्राप्त होगी। अर्थात जितना ज़्यादा तेज आप करोगे अनुबंधन को, वह उतना ही तेज हो जाए, जल्दी से हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आपको जो घंटे की ध्वनि वो तेज देनी नहीं, तब जाके जल्दी से अनुबंधन हो जाता है। तो ये तो सीधा सा ही है, याद रखिएगा इसको। अब आता है प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत से निगमित कुछ निष्कर्ष या नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी ज़्यादातर गाइड्स में ये नहीं मिलेंगे और मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको लिखा है। पहला आता है उत्तेजना का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी तटस्थ उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया, तटस्थ उद्दीपक का मतलब क्या हो गया, घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपक आप जानते हो बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो तटस्थ उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक व्यक्ति में सामान्य उत्तेजना पैदा कर देता है। इसे उत्तेजना का नियम कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं है, ईपी की मात्रा भी आएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। विलोपन और सामान्यीकरण, विभेदन भी आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने की क्रिया के दौरान प्रारंभिक प्रयासों में यह देखा गया है कि मूल उद्दीपक के प्रति ही नहीं अपितु मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी अनुक्रिया करता है। यह उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे मान ले आपने घंटी की ध्वनि सुनाई दी, उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी घंटी की ध्वनि सुनाई दी, तो भी लार का आ जाना, क्या कहलाता है, उद्दीपक का सामान्यीकरण कहलाता है। मुझे नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस एक तरह से। इस हेतु मनोवैज्ञानिक वाटसन ने एक छोटे बच्चे का सफेद खरगोश से संबंधित प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, कभी मौका मिला तो इसको डिटेल में समझाएंगे। वाटसन ने क्या किया था, अपना खुद का ही बेटा था एडवर्ड के ऊपर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक छोटा सा खरगोश था, खरगोश बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला आता है और उसके ऊपर हाथ फेरने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, मुलायम मुलायम लगता है उसको। तो जो छोटा बच्चा एडवर्ड था, वो जैसे ही बच्चे उसके पास गया, किसके पास, खरगोश के पास, तो वाटसन ने क्या किया, एक बहुत ही भयानक डरावनी आवाज़ उत्पन्न कर दी, बहुत भयानक डरावनी आवाज़। तो बच्चा देख के डर गया, रोने लग गया। जब वो दोबारा फिर से सफ़ेद खरगोश के पास जाने लग गया और जैसे हाथ लगाने वाला था उसके ऊपर हाथ फिराने के लिए, फिर भयानक तेज आवाज़ निकाली। इस तरह से 2-3 बार करने के बाद में वो बहुत भयंकर रूप से डर गया। अब डरने के पश्चात जब वाटसन उसको लेकर किसी दूसरे जगह पे गया और वहाँ पर बिस्तर, जो मखमल का बिस्तर आता है, वो भी बिल्कुल मुलायम आता है, तो जैसे ही मखमल के बिस्तर के ऊपर बिठाया तो बच्चे को जैसे ही खरगोश के बालों जैसी फीलिंग आई तो बच्चा रोने लग गया और बच्चा क्या होगा, वाटसन के पास चला गया, गोदी में चढ़ गया। वो उस मखमल के बिस्तर के ऊपर सोने के लिए राजी नहीं हुआ। तो ये थी मिलते जुलते जो उद्दीपक हैं उनसे भी वही अनुक्रिया उत्पन्न करना जो कि वास्तविक उद्दीपकों से करता है। तो इसे कहते हैं उद्दीपकों का सामान्यीकरण। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कुत्ते वाले प्रयोग में घंटे की तरह अन्य प्रकार की मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न करे तो भी उत्तेजना पैदा हो सकती है। विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अनुबंधन होने के पश्चात मूल उद्दीपक नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे अनुक्रिया समाप्त होने लगती। एक ऐसी स्थिति भी आती है कि अनुबंधित उद्दीपक होगा लेकिन अनुक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। कुत्ते के उदाहरण में घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया जाए और बार बार भोजन नहीं दिया जाए
घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, काफी दिनों तक ऐसा ही हो गया, तो फिर कुत्ता लार उत्पन्न करना ही बंद कर देगा। इससे ही विलोपन का नाम दिया जाता है। समझ गए होंगे विलोपन क्या है, कि जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। किस कब? जब प्राकृतिक उद्दीपक नहीं दिया जाए, वास्तविक चीज नहीं दी जाए। स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः पुनर्लाभ का मतलब होता है तत्काल पुनर्स्थापना। इसका मतलब क्या होता है कि विलोपन के पश्चात पुनः अनुबंधित उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित जल्दी स्थापित हो जाता है। कुत्ते के प्रयोग के अंदर पहले अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, घंटी बजाते ही लार आने लग गई। फिर क्या किया गया, घंटी बजाई नहीं दिया, घंटी बजाई नहीं दिया, घंटी बजाई नहीं दिया, तो घंटी बजाई लार उत्पन्न भी नहीं हुई, इसे कहेंगे विलोपन। फिर थोड़े बहुत दिनों बाद में क्या किया गया, जैसे ही घंटी दी फिर भोजन दिया, लार उत्पन्न हुई। दूसरे दिन फिर घंटी देते ही, घंटी बजाते ही लार उत्पन्न हो जाती है। भोजन नहीं दिया गया फिर भी लार उत्पन्न हो गई, लेकिन वो जल्दी से हो गई। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब क्या होता है, जैसे ही सेम सिचुएशन दोबारा से आती है तो विलोपन के बाद में स्वतः पुनर्लाभ भी हो जाता है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर आता है बाह्य अवरोध का नियम, इसको मोस्ट लगा लेना। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई नवीन उद्दीपक अनुबंधित उत्पत्ति उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। याद रखिएगा, जैसे घंटी की आवाज़ के साथ चमक युक्त प्रकाश भी प्रदान किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसे अवरोध का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक उद्दीपक है, उससे कोई चीज हो रही है, उसी के साथ एक और उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, स्वाभाविक नहीं कृत्रिम, दो कृत्रिम हो गए, तो दूसरे कृत्रिम के कारण पहले कृत्रिम का प्रभाव कम हो जाना बाह्य अवरोध का नियम कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर दो कृत्रिम उद्दीपक दिए जा रहे हैं तो पहले कृत्रिम उद्दीपक की जो प्रभाव है उसको ये उद्दीपक यदि कम कर देता है तो इसे बाह्य अवरोध का नियम कहते हैं। जैसे घंटी की आवाज के साथ यदि चमक भी उत्पन्न की जाए तो घंटी की आवाज का प्रभाव कम हो जाना क्या कहलाएगा, बाह्य अवरोध का नियम कहलाएगा। तो इसलिए ये जो नियम है ये बाह्य अवरोध का नियम कहलाता है। और इसको कहते हैं सामान्य रूप से, मतलब कंफ्यूज हो जाता है एक तरह से, आंतरिक अवरोध का नियम। ये भी जबरदस्त है, इसको समझ लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए लेकिन कोई ज़्यादा भी नहीं है। अनुक्रिया में आंतरिक अवरोध उत्पन्न होने पर अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यदि अनुबंधित उद्दीपक दिया जाए और स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप हो जाता है। और ये विलोप क्यों होता है, ये आंतरिक अवरोध के नियम के कारण से होता है। देखिए, विलोप स्वयं नहीं होता बल्कि प्राणी की ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि वह अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद जानबूझकर अनुक्रिया नहीं करता। इसे आंतरिक अवरोध कहा जाता है, अर्थात प्राणी जानबूझकर इसको रोकता है। याद रखिएगा, ये मानसिक प्रवृत्ति को दिखा रहा है आपकी को। कैसे? सपोज कीजिए कि आप घंटी की ध्वनि के साथ मांस का चूर्ण देते थे, घंटी की ध्वनि दी, लार उत्पन्न हो गई, भोजन नहीं दिया, फिर काफ़ी दिनों बाद में इसका विलोप हो गया, बार बार भोजन नहीं दे रहे, विलोप हो गया। लेकिन ये विलोप होता है, ये आंतरिक अवरोध के नियम के कारण से होता है। और प्रश्न भी यही बनता है कि जो विलोपन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन सा नियम लगता है, तो वहाँ पर आ जाएगा आंतरिक अवरोध का नियम। विलोपन की प्रक्रिया में कौन सा नियम लगता है, आंतरिक अवरोध का नियम। किसी एक उद्दीपक के कारण दूसरे उद्दीपक का प्रभाव कम हो जाना, ये कौन से नियम के कारण होता है, ये होता है बाह्य उद्दीपक के, बाह्य अवरोध के नियम के कारण। तो ये दो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेंगे। बड़ी से बड़ी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे आप चले जाना, वो केवल और केवल आपको वही पढ़ाते हैं जो आपकी गाइड्स बुक्स में है। आपके लिए स्पेशल मैं लेकर आया हूँ ये। अब आता है विभेदीकरण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्राणी दो उद्दीपकों में भेद करना सीख लेता है। विभेदीकरण क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राणी दो उद्दीपकों में भेद करना सीख जाता है। जैसे जैसे सीखने की प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति
मूल उद्दीपक तथा अन्य समान उद्दीपकों में अंतर करना सीख लेता है कि इनमें से वास्तव में उद्दीपक कौन सा है, ये चीज सीख जाता है। परिणाम स्वरूप प्राणी केवल मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, अन्य सामान्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभेदीकरण मतलब एक एक चीज को अलग अलग करके देखना, एक एक चीज के अंदर डिफरेंशिएट करना सीखना, इसे विभेदीकरण कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया है, थोड़ा सिंपल उदाहरण दिया है। गांव के स्टूडेंट्स ज़्यादा इस चैनल को देखते हैं, इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। यदि किसी भैंस को सूखा चारा डाल दिया जाए, इसके पश्चात सूखे चारे में हरा चारा मिला दिया जाए, यह प्रक्रिया रोजाना की जाए, तो सूखा चारा डालने के पश्चात भैंस कोई भी अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि वह हरा चारा आने की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि उसे पता है एक उद्दीपक और दूसरा उद्दीपक दोनों में उसने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है। उसको पता है कि ये नहीं होगा, ये बार बार होने पर होता है, बार बार उस अनुक्रिया के होने से होता है। पुनर्बलन, इस प्रयोग में भोजन पुनर्बलन के रूप में प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है, अतः भोजन मुख्य पुनर्बलन है। और अनुबंधन के पश्चात जब मुख्य पुनर्बलन का गुण अनुबंधित उद्दीपक में आ जाता है तो इसे गौण पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, मुख्य पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये स्किनर में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। स्किनर क्या है, पुनर्बलन या प्रबलन या रेनफोर्समेंट की थ्योरी पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्किनर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बताऊंगा पुनर्बलन क्या है। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती से अधिगम अधिक मजबूत होता है। आभासी, बार बार करने से ज़्यादा अधिगम मजबूत होता है, तो ये तो आपको पता ही है। आभासी अनुबंधन, इसको मोस्ट लगा लेना। इस प्रक्रिया में अनुक्रिया हो जाती है, किंतु कई बार ऐसा हुआ है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में लाते ही पूर्व अनुभवों के कारण कुत्ता अनुक्रिया शुरू कर देता है। इसे पावलोव ने आभासी अनुभव कहा। जैसे कुत्ते को शिकंजे में कसा गया और लार स्राव शुरू हो गई। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन देते ही लगभग उस मूड में आ जाना क्या कहलाता है, आभासी अनुबंधन कहलाता है। आभासी अनुबंधन के लिए कोई कहे तो उसे कह देना कि कोई सा भी उद्दीपक नहीं दिया गया, लेकिन सिचुएशन देखते ही दिमाग ऐसा रिएक्शन करता है, फास्ट फॉरवर्ड करता है कि अब तो वो काम होगा, तो उसे कहते हैं आभासी अनुबंधन। पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, ये इस टॉपिक का सबसे अंतिम टॉपिक है। अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होता है, वर्णमाला सिखाने में सहायक होता है, क्योंकि वर्णमाला के अंदर उद्दीपक दिखा दिखा के बच्चों को सिखाते हैं। आधारभूत गणितीय नियमों के शिक्षण के अंदर भी ये बहुत उपयोगी है, इसको मोस्ट लगा लेना। आधारभूत लिखा है यहाँ पे, गणितीय नहीं लिखा है, आधारभूत गणितीय लिखा है। आधारभूत गणितीय नियमों के शिक्षण में ये उपयोगी है। दृश्य और श्रव्य साधनों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। देख के और सुन के जो साधन होते हैं, ऑडियो वीडियो जो डिवाइसेज होते हैं, उनका महत्व पर प्रकाश डाल, इसलिए आपके क्या है आईसीटी वगैरह ये इंट्रोड्यूस की गई है। भाषा व्याकरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए भी जरूरी है। ये लेखन कला में सहायक है। यह यांत्रिकता पर बल देता है। ये इसकी आलोचना है भाई, शैक्षिक महत्व नहीं है, ये आलोचना है। घृणा, भय आदि भावों के विकास में भी ये सहायक होता है, और ये मनोचिकित्सा के अंदर भी बहुत ही उपयोगी है। ये इसके शैक्षिक महत्व थे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप केएसजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम आपको वो दे रहे हैं जो बड़ी बड़ी नामी कोचिंग नहीं देती है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आपको पूरा मैटर मिले, आपको सिंपल मैटर नहीं मिले, आपको पूरा मैटर मिले, स्टैंडर्ड मैटर मिले। और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर आप केएसजी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मेरा वादा है साइकोलॉजी आपके लिए चुटकी का काम है। साइकोलॉजी तो आप क्लियर कर देंगे और 30 में से लगभग 25 मार्क्स लेके आएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक ले हर हर महादेव।